जय हिंद दोस्तों, विराट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। संविधान और राज्य व्यवस्था की सीरीज़ में आज हमें सिटीज़नशिप वाला चैप्टर स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि सिटीज़नशिप किसे कहते हैं और सिटीज़न किसे कहते हैं। देखिए, सिटीज़न या नागरिक या सिटीज़नशिप का जो कॉन्सेप्ट है, नागरिकता का कॉन्सेप्ट वास्तव में ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये तय होता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। मतलब आप ये समझिए कि जो सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट है ये एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट है, मतलब किसी को नकारने का, किसी को बाहर निकालने का। तो इसमें ये डिसाइड हो जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। ये तो बात हुई सिटीज़नशिप की। जो सिटीज़न है, सिटीज़न किसे कहते हैं? तो सिटीज़न या नागरिक उसे कहते हैं जो देश के प्रति वफादारी रखता हो और जिसे किसी देश के संविधान और स्टेट के द्वारा दी गई सारी की सारी सुविधाएं और सारे अधिकार मिलते हों, उसे दोस्तों सिटीज़न कहते हैं। तो ये तो हमने शुरुआत में इन दो शब्दों के बीच में अंतर को समझा कि सिटीज़न क्या है और सिटीज़नशिप क्या है, यानी नागरिक कौन है और नागरिकता क्या है। जो सिटीज़नशिप का चैप्टर है हमारे संविधान में, सिटीज़नशिप का चैप्टर संविधान के पार्ट सेकंड में है और आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है, 5 से 11 तक। आप याद कीजिए कि इससे पहले हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक डिस्कस कर लिया था। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उनका संबंध यूनियन और उसके स्टेट, यूनियन और उसके पार्ट से है, यानी यूनियन और उसके स्टेट्स, यानी भारत के स्टेट्स और यूनियन। और भाग 2 का आर्टिकल 5 से 11 तक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सिटीजनशिप से या नागरिकता से। तो हमने आज ये देख लिया कि नागरिक और नागरिकता में क्या फ़र्क है। इससे आगे हम ये देखेंगे कि ये नागरिकता का कॉन्सेप्ट भारत में क्यों आया। आप याद करिए, हमने ये पढ़ा था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। कुछ प्रोविजंस, कुछ प्रावधान संविधान के उसी समय लागू हो गए थे और कुछ बाद में आए। ये जो नागरिकता का प्रावधान है, सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, ये 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, तभी लागू हो गया था। तो नागरिकता के प्रावधान संविधान में उसी समय से लागू कर दिए गए जब संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। नागरिकता में अगला सवाल ये उठता है कि भारत में, पहले छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे नागरिकता कौन देता है? तो याद रखना कि जो नागरिकता देने का अधिकार है भारत में, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है, इसको याद रखेंगे इस बात को कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम, ये नागरिकता देने के लिए उत्तरदायी है। क्या नागरिकता की संविधान में कोई परिभाषा दी गई है? तो इसको भी याद रखना है कि भले ही नागरिकता का एक सेपरेट चैप्टर हो, संविधान के किस भाग में है नागरिकता का चैप्टर? भाग 2 में अभी डिस्कस किया। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 5 से 11 तक। लेकिन संविधान में नागरिकता शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, यानी सिटीजनशिप किसे कहते हैं, इसको डिफाइन नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इस बात को याद रखना है। तो हमें नागरिकता में 2 एस्पेक्ट में हम नागरिकता को पढ़ लेंगे अपने एग्जाम के लिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, संवैधानिक पहलू, और दूसरा हमारा पॉलिटिकल पहलू। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू में या कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में हम आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे। पहले देखो, आर्टिकल 5 में कहा गया कि जब संविधान भारत का लागू हुआ या बना, तो जो लोग उस समय भारत में रह रहे थे, पैदा हुए थे, या जिनके माँ बाप रह रहे थे, उनको भारत का नागरिक मान लिया गया या मान लिया जाएगा। तो आर्टिकल 5 का मतलब क्या हुआ? सिटीजनशिप संविधान के शुरू होने के दौरान। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7। आपको मालूम है कि भारत बटा था और बंटवारे के बाद
एक बहुत बड़ी आबादी अपनी जड़ों से उजड़ी और उजड़कर भारत की धरती को छोड़कर पाकिस्तान की धरती पर चली गई, और एक बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान की धरती से भारत चली आई। तो कुछ लोगों की नागरिकता यहाँ से ख़त्म हुई और कुछ लोगों को वहाँ पाकिस्तान में नागरिकता वहाँ दी गई, कुछ को यहाँ दी गई। तो भारत में कुछ लोगों की नागरिकता समाप्त होगी और कुछ लोगों को नागरिकता देनी पड़ेगी जो उधर से यहाँ आए हैं। तो आर्टिकल 6 और 7 उसी डेडलाइन को, उसी डेट को बताता है, ये उसी से रिलेट करता है। आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग पाकिस्तान की धरती को छोड़कर भारत में चले आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और आर्टिकल 7 में तारीख बताई गई है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता ख़त्म करने की। इसमें कहा गया है, ये तारीख है 1 मार्च 1947, और कहा गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत की धरती को छोड़कर पाकिस्तान नामक देश में चले गए हैं उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और ऐड कर दी गई कि अगर वो चले जाते हैं भारत को छोड़कर, लेकिन 26 जनवरी 1950 जो संविधान के लागू करने की तारीख है उस तक वापस लौट कर आ जाते हैं तो उन्हें नागरिकता दोबारा दे दी जाएगी। तो 6 और 7 में हमने पढ़ा कि 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसमें डेट दी गई है। इसके बाद आर्टिकल 11 में नागरिकता के सारे प्रावधान संसद के हवाले कर दिए गए भविष्य में, कि नागरिकता से डील करेगी संसद। और याद रखेंगे कि भारत में क्योंकि शक्तियाँ बटी हुई हैं और 3 लिस्ट हमारे संविधान में मौजूद हैं, संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो नागरिकता है ये संघ सूची का विषय है, याद रखेंगे इस बात को। नागरिकता या सिटीजनशिप, याद रखना इस बात को, संघ सूची का विषय है। सिटीजनशिप इज द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, ये याद रखना है। तो अब भविष्य में नागरिकता के कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और पहला नागरिकता का डिटेल कानून संसद लेकर आई 1955 में, जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 कहते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता का सबसे वृहद कानून है, सबसे डिटेल एक्ट है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1955 में पारित हुआ। फिर जो भी नागरिकता के बारे में बदलाव हुए, जो भी चेंज होंगे वो इसी के अंदर होंगे दोस्तों, 1955 वाले कानून के अंदर ही होंगे। जैसे अभी नागरिकता अधिनियम 2019 आया था, जिसमें भारत में पाकिस्तान से आने वाले, अफ़गानिस्तान से आने वाले, बांग्लादेश से आने वाले जो नॉन मुस्लिम्स हैं यानी मुसलमानों को छोड़कर जो लोग इन 3 देशों से भारत में आएंगे उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये भी 1955 के तहत ही इस कानून को बनाया गया है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में कहा गया कि अगर किसी को नागरिकता देनी होगी तो नागरिकता के कई आधार होंगे। पहला आधार बताया गया है इसमें जन्म से, बर्थ से किसे नागरिकता मिलेगी। तो इसमें कुछ तारीखें, कुछ डेट्स हैं, मैं उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ध्यान से समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे और नोट कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। इसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1950 से लेकर और 1 जुलाई 1987 के बीच में जो भी भारत में पैदा हुआ वो भारतीय है। उसके माता पिता कहीं के भी रहने वाले हों, कहीं पैदा हुए हों, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं फिर रिपीट करूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता 5 आधारों पर दी जाती है, जिसमें पहला आधार हम पढ़ रहे हैं जन्म से। तो जन्म या बर्थ में किसे नागरिक माना जाएगा? तो इन 2 तारीखों के बीच में भारत में जन्मा हो और आप देखो कि एक बहुत बड़ी संख्या आपके जो माता पिता होंगे, आपके जो ताऊ चाचा होंगे, वो इसी तारीखों के बीच जन्मे होंगे। तो अगर कल भारत सरकार उनसे नागरिकता का प्रूफ मांगे तो उन्हें कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना अपना जन्म प्रमाण पत्र उन्हें शो करना है।
अगर वो इन तारीखों के बीच का जन्म प्रमाण पत्र भारत में पैदा होने का दिखा देते हैं तो वो भारतीय हैं, भले उनके माता पिता कहीं के भी रहने वाले हों, कहीं के नागरिक रहे हों। अब लेकिन क्या देखो, अब ये जो शर्त है नागरिकता के बारे में दो तरह की थ्योरीज हैं, दो तरह के सिद्धांत हैं। एक थ्योरी तो ये कहती है कि जो जहाँ जन्म ले लिया वो वहीं का नागरिक हो जाएगा। जैसे अमेरिका में क्या है कि अगर अमेरिका में कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो वो अमेरिकन है, उसके माता पिता से फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये तो जस्ट सॉलिड थ्योरी है, एक बेसिक थ्योरी है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन दूसरी थ्योरी थोड़ा सा रेग्रेसिव है, थोड़ा सा मुश्किल थ्योरी है, जो रेशियल है थोड़ा सा, कि माता पिता हों फिर दादा दादी हों, जो इस चीज़ पर जाती है। तो शुरुआत में तो केवल जन्म पर था, लेकिन आप देखेंगे कि ये शर्तें और ज़्यादा मुश्किल होती चली जाएंगी बीतते हुए समय के साथ साथ। तो पहले तो ये डेट आ गई, उसके बाद कानून को और सख्त कर दिया गया। फिर कहा गया कि अगर 1 जुलाई 1987 के बाद और 3 दिसंबर 2004 के बीच में अगर कोई भारत में जन्मा तो वो भारत का नागरिक तभी होगा अगर उसके माँ या बाप में से कोई एक भारतीय हो, यानी उसके मदर या फादर में से कोई एक इंडियन। अब यहाँ ये ज़रूरी कर दिया। देखिए, मैंने कहा था कि थ्योरी मुश्किल होती चली जाएगी। पहले क्या कहा जा रहा था कि बच्चा भारत में जन्मा, माता पिता का भारतीय होना ज़रूरी नहीं है तो वो भारतीय बच्चा हो जाएगा। लेकिन अब क्या कह दिया गया कि 3 दिसंबर, अब इस डेट के बाद अगर कोई जन्मा और इस तारीख तक, तो उसे तब भारतीय मानेंगे अगर जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। इसके बाद आप जानते हो कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई थी और 2003 में उन्होंने कानून बनाया था और उसके बाद ये 2004 में ये एक्टिवेट हुआ था कानून। अब इस तारीख के बाद क्या होगा, अगर इस तारीख के बाद कोई जन्मा तो ऐड किया गया, कहा गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई भारत में पैदा हुआ तो वो भारत का नागरिक तभी माना जाएगा अगर उसके माता और पिता यानी मदर और फादर दोनों भारतीय होंगे। देखिए, शर्तें कठोर होती जा रही हैं। तो इस तारीख के बाद अगर कोई भारत में जन्मा है तो वो कब भारतीय होगा, माता या पिता दोनों इंडियन होने चाहिए। ये बात कह दी गई। इसमें एक बात और जोड़ दी गई कि चलिए अगर माता या पिता इंडियन नहीं है तो फिर उनमें से एक इंडियन हो और दूसरा गैर कानूनी तरीके से भारत में ना आया हो, घुसपैठिया ना हो, इंट्रूड ना किया हो, इंडिया में आया हो। अगर विदेशी है दूसरा तो कानूनी तरीके से आया हो, वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर, सही कागज़ लेकर भारत में घुसा हो, घुसपैठिया ना हो। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पहला आधार क्या है, जन्म से। दूसरा आधार है रक्त से, बाय ब्लड, रक्त या वंश परंपरा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं बाय डेसेंट। ये थ्योरी कहती है कि जो विदेशों में जन्म लेंगे बच्चे उनका क्या होगा। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 से और 10 दिसंबर 1992 के बीच में अगर कोई बच्चा विदेशों में पैदा हुआ, किसी दूसरे कंट्री में पैदा हुआ, तो जन्म के समय अगर उसका पिता इंडियन था तो वो बच्चा भी इंडियन होगा, वो बच्चा भारतीय होगा अगर जन्म के समय उसका पिता भारतीय था। फिर इसमें एक बात और जोड़ दी गई कि 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर कोई बच्चा विदेशों में पैदा हुआ तो वो बच्चा भारतीय होगा, बशर्ते की शर्त यह है कि जन्म के समय उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक इंडियन हो जाए तो भी वो बच्चा इंडियन हो सकता है। होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेकिन इस थियरी में फिर इस डेट का हवाला दिया गया और कहा गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई बच्चा विदेशों में जन्म लिया तो ठीक है, जन्म लेने के बाद ये देखा जाएगा अगर उसके माँ बाप में से एक इंडियन होगा तो वो बच्चा भी इंडियन होगा। लेकिन
1 साल के अंदर वहाँ विदेश में जो भारत का दूतावास है वहाँ उसको रजिस्ट्रेशन करा लेना ज़रूरी होगा। पहले ये बात नहीं थी, केवल इतना चेंज हुआ। तो हमने नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर 2 आधार पढ़ लिए नागरिकता देने के। पहला हमने पढ़ लिया जन्म से, बाई बर्थ, और दूसरा हमने पढ़ लिया बाई ब्लड या बाई डेसेंट। अब हम इसी कानून के तहत अगले आधार पढ़ेंगे। तीसरा आधार है पंजीकरण से, बाई रजिस्ट्रेशन। देखो, रजिस्ट्रेशन से नागरिकता मिलेगी भारतीय मूल के लोगों को। रजिस्ट्रेशन से नागरिकता मिलती है ऐसे लोगों को जिन्होंने इंडियन से शादी कर ली हो, भारतीय से विवाह करने वाले। और इस रजिस्ट्रेशन से नागरिकता मिलती है नाबालिग बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं। और इसमें शर्त यह है कि 7 साल तक भारत में निवास करने की शर्त है। तो रजिस्ट्रेशन के तहत एप्लीकेशन देने से पहले कितना रहने का कितना सबूत होना चाहिए इंडिया में? 7 ईयर्स। मान लीजिए सोनिया गांधी इंडिया में आई, राजीव गांधी इंडियन सिटीजन थे, उनसे शादी कर ली, तो वो 7 साल तक अगर यहाँ रहती हैं तो नागरिक बन जाएंगी। तो नागरिकता उन्हें इस तरीके से मिली। चौथा जो तरीका है नागरिकता प्राप्त करने का, चौथा तरीका है देशीयकरण का, देशीयकरण या नेचुरलाइजेशन। देशीयकरण में कहा गया कि जो लोग भारत सरकार की नौकरी में हैं विदेशी, लेकिन भारत सरकार की यानी गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, तो वो भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। देखिए, भूटान, नेपाल के लोग भारत सरकार की नौकरी करते हैं। उसके लिए शर्त जो रखी गई कि जब वो इस नेचुरलाइजेशन के तहत नागरिकता लेने का एप्लीकेशन लगाएंगे, तो उस एप्लीकेशन लगाने से 12 महीने पहले वो इंडिया में रह रहे हों, यानी 12 महीने पहले तक लगातार रह रहे हों, और उस 12 महीने से पहले 14 साल और रहे हों, यानी 14 साल रहने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड और 12 महीने लगातार रिकॉर्ड हो। तो इस तरीके से देशीकरण से नागरिकता मिलेगी। और नागरिकता कानून 1955 के तहत 5वां और जो लास्ट तरीका है नागरिकता देने का, वो है भूमि विस्तार से, लैंड एक्विजिशन। अगर भारत के अंडर में कोई ज़मीन आ जाती है विदेशी, तो वहाँ के नागरिक ऑटोमेटिक भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। तो ये हमने पढ़ लिया नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता कितने तरीके से मिलती है? 5 तरीके से। लेकिन अब तो एक छठा तरीका धर्म का भी हो गया है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 जो आया, इसमें अभी तक 8 बार संशोधन हुआ था, लेकिन अब 9 बार हो गया है। नवा संशोधन कौन सा हुआ? 2019 में, जिसे CAA 2019 कहते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया जा चुका अब तक? 9 बार। कब कब किया गया, मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। देखिए, अभी तक जो सवाल पूछा आपके एग्ज़ाम में, CGL में, CPO में, UP दरोगा के एग्ज़ाम में, और इवन जो अपर लेवल के पेपर्स हैं, उसने पूछा कि नागरिकता का कानून में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ। तो अभी तक हम 8 बार बताते थे संशोधन। लेकिन भविष्य में दोस्तों ऐसा भी तो पूछ सकता है कि नागरिकता संशोधन किस किस साल हुआ, तो हमें वो वर्ष भी अगर याद कर लेंगे तो थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हो जाएगा, औरों से 2 कदम आगे हो जाएंगे। तो एक तो संशोधन हुआ सबसे पहले 1957 में, आप मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं। फिर हुआ 1960 में, इसके बाद 1992, 2003, 2005, 2015, 1985, 1986 और 2019। तो आप देखेंगे कि 9 बार अमेंडमेंट हुआ है। तो अब अगर पुराने आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, वहाँ 8 ही बार लिखा है अभी, लेकिन अभी अगर क्वेश्चन आता है तो 9 बार संशोधन आपको बताना पड़ेगा। नागरिकता ख़त्म भी की जा सकती है, किसी की नागरिकता छीनी भी जा सकती है। 6-7 ग्राउंड है, फटाफट उनको डिस्कस कर लेंगे। जैसे अपराध करने से नागरिकता समाप्त हो सकती है,
7 साल तक बिना इन्फॉर्मेशन दिए कहीं विदेश में रहने से नागरिकता समाप्त हो जाएगी, झूठी गवाही से समाप्त हो सकती है, देशद्रोह का अगर आरोप है, देश विरोधी गतिविधियों में अगर कोई शामिल है तो भी नागरिकता समाप्त हो सकती है। 5वां, कोई बंदा खुद भी तो छोड़ सकता है देश, भाई खुद भी अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। इसके अलावा सरकार भी जब चाहे नागरिकता छीन सकती है। तो ये नागरिकता खत्म होने के कुछ ग्राउंड्स हो गए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है आपके एग्जाम के लिए, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी आई थी जिसने कहा था कि देखो 26 जनवरी 1950 के बाद जो लोग भारत छोड़कर चले गए हैं उन्हें भारत से जोड़ कर रखा जाए, उन्हें भारत की जड़ों से जोड़ कर रखा जाए। तो उनके लिए ओवरसीज नागरिकता की बात की गई। ओवरसीज नागरिकता, 16 देशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, यानी भारत के मूल के, जिनके माता पिता इंडियन थे लेकिन 26 जनवरी 50 के बाद वो भारत को छोड़कर वहाँ जा बसे, लेकिन वो है इंडियन ही, तो इनको भारत से जोड़कर रखने के लिए एक व्यवस्था आई जिसे ओवरसीज नागरिकता कहते हैं। और ये व्यवस्था 2003 में आई थी और जिस कमेटी की सिफारिश पर आई थी उसके मुखिया थे लक्ष्मीमल सिंघवी साहब। तो सिंघवी कमेटी के सिफारिश पर ये आई थी और ये कहा गया था कि इन बंदों को एक कार्ड मिलेगा जिसे OCI कार्ड कहा जाएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इस कार्ड को अगर ये बंदों को मिल जाता है तो ये अनलिमिटेड टाइम तक इंडिया में रह सकते हैं, बिना वीज़ा के कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो एक नागरिक की तरह ही इनकी हैसियत हो जाएगी, बशर्ते कि जिस देश में ये रहते हैं, मान लीजिए कनाडा में कोई रहता है या कोई अमेरिका में रहता है या जर्मनी में रहता है, तो वहाँ की सरकार ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगाती हो, ऐसा कोई बैन ना लगाती हो कि आप एक बार में सुविधाएं नागरिक की हमारी रखोगे, किसी दूसरे देश की नहीं रख सकते, ऐसा कोई बैन ना हो इनके ऊपर। तो ये ओवरसीज नागरिकता का प्रावधान कब आया? 2003 में। ये कार्ड क्या है? OCI कार्ड 26 जनवरी सन 50 के बाद भारत छोड़कर विदेशों में बस जाने वाले लोगों के लिए, और पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए नहीं, वो नहीं लागू होते इसमें। तो बांग्लादेश पाकिस्तान को छोड़कर अभी 16 देश हैं, ज़्यादातर यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। तो आज हमने नागरिकता के प्रावधान पढ़े। नागरिकता को हमने डिटेल से बहुत साधारण दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से जोड़ते हुए समझा। आप रिवाइज करिए, कोई डाउट हो हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए, हम कोशिश करेंगे आपका आंसर देने की। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।